देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे कौटिल्य की परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक स्वरूप की, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कौटिल्य की परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक स्वरूप की। सैद्धांतिक स्वरूप के अंतर्गत कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति यानी अंतर्राज्यीय संबंधों को मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और उपाय के आधार पर यानी 12 राज्य मंडल सिद्धांत के अंतर्गत बताए हैं। 6 नीतियां बताई हैं षड्गुण नीति का और 4 उपाय। आज हम चर्चा करेंगे व्यवहारिक स्वरूप के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला है दूत व्यवस्था। मनु ने कहा है कि दूतों की भूमिका परराष्ट्र संबंधों के संचालन में एक महत्वपूर्ण, यानी एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाना, ये दूत का मुख्य काम होता था। और दूत शत्रु राजा से मेल भी कराता था, यानी मेल स्थापित करता था, और मिले हुए शत्रु के विग्रह का काम भी दूत करता था। 2 राजा अगर दोस्त हैं तो उनमें कलह कराना भी दूत का काम था। तो यानी दूत की योग्यताएं बताई मनु ने मनुस्मृति के अंतर्गत कि दूत के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था राजा के द्वारा जो षड्गुण नीति में जिसको प्रवीणता हासिल हो, जिसमें सामर्थ्य, धर्म और काम की जानकारी हो, जो गणितज्ञ हो, निर्लोभी व धर्म युक्त होना चाहिए, विभिन्न लिपियों का ज्ञान होना चाहिए और विश्वास पात्र। यानी कि मनु ने मनुस्मृति में बताया है कि दूत वही व्यक्ति बनता था जिसको षड्गुण नीति का ज्ञान हो, जिसमें धर्म, अर्थ और काम करने की योग्यता हो, जो गणितज्ञ हो, जिसमें अनेक लिपियों को, जो निर्लोभी और स्वार्थ हो, जो अपने राजा के साथ विश्वासघात नहीं करे, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लिपियों का ज्ञान रखता हो और जो राजा का विश्वास पात्र हो, उसी व्यक्ति को दूत के पद पर नियुक्ति की जाती थी। यानी दूत एक महत्वपूर्ण पद था जिसका मुख्य काम होता था अपने राजा के संदेश को दूसरे राजा तक पहुंचाना, अपने राजा को युद्ध में विजय दिलाना, 2 शत्रु राजाओं के बीच में अगर पारस्परिक मैत्री है तो उनमें विग्रह करवाना, और अपने राजा की दूसरे राज्य से दोस्ती करवाना यानी मेल स्थापित करवाना। और इसके लिए दूतों को विभिन्न विषयों की जानकारी होना बहुत जरूरी था। उसको षड्गुण नीति जैसे संधि, विग्रह, आसन, द्वेदी भाव, संसर्य, इन सभी नीतियों में जो षड्गुण नीतियाँ थी, 2 राजाओं में मेल स्थापित करना, शत्रु राजा का अपकार करने की कंडीशन करना, शत्रु पर चढ़ाई रखने का ज्ञान करना, युद्ध की प्रतीक्षा में शांत बैठे रहने जैसी स्थितियों का आकलन करना, और द्वैधी भाव यानी दोहरी चाल, संधि और विग्रह के बीच की स्थिति को समझते हुए, और इसके अलावा संश्रय, अपने निर्बल राजा को शक्तिशाली राजा के साथ कैसे, यानी कि उनमें षड्गुण नीति का ज्ञान होना बहुत जरूरी था। गणितज्ञ होना ये भी दूत की योग्यता थी, अनेक लिपियों का ज्ञान होना और राजा का विश्वास पात्र होना दूतों के लिए महत्वपूर्ण था। इसके बाद में आती है दूत व्यवस्था के बाद में गुप्तचर व्यवस्था। मनु ने मनुस्मृति में 5 प्रकार के गुप्तचर बताए। एक होते हैं काप्टिक। मनु के अनुसार डीठ, कपट व्यवहार में दक्ष तथा जीविका का इच्छुक व्यक्ति यदि गुप्तचर का काम करे तो वह काप्टिक गुप्तचर होता था, यानी डीठ प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिसमें कपटपूर्ण व्यवहार का व्यक्ति, और वो अगर दूसरे राज्य की गुप्तचर गतिविधियों का पता लगाने में असफल होता है तो उसको काप्टिक गुप्तचर कहा। उदास्थित, संन्यास धर्म से पतित हो गए व्यक्ति, बुद्धिमान और अंतःकरण समझने वाला, जीविका को चलाने वाले व्यक्ति को उदास्थित गुप्तचर कहते हैं, जो अन्य अपने संन्यास धर्म से और अग्रसित हो और अपनी जीविका चलाने के लिए अगर गुप्तचर का काम करे तो वो था उदास्थित। गृहपतिक, मनु ने जीविका रहित ऐसे व्यक्ति जो किसान के वेश में हो रह करके और गुप्तचर दूसरे राज्य की गुप्तचर गतिविधियों का पता लगाए, अपने राज्य में गुप्तचर का काम करे, उसे गृहपतिक। व्यापारी, व्यापारी के वेश में रहते हुए अपने राज्य और दूसरे राज्य में गुप्तचर गतिविधियों का पता लगाने वाले गुप्तचर को व्यापारी दिया। तापस, तपस्वी के वेश में गुप्तचर का काम करने वाले व्यक्तियों को तापस गुप्तचर, यानी गुप्तचर व्यवस्था मनुस्मृति में 5 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं। काप्टिक, उदास्थित, गृहपतिक, व्यापारी और तापस, यानी
जो डीठ प्रवृत्ति का हो, जो अपने प्राणों की चिंता, अपनी जीविका चलाने के लिए गुप्तचर का काम करे, काप्टिक। उदास्थित, जो संन्यास धर्म से पतित हो जाने के बाद में अगर अपनी जीविका चलाने के लिए गुप्तचर का काम करे, वो उदास्थित। गृहपति, गरीब किसान के वेश में अगर गुप्तचर गतिविधियों का पता लगाते हुए गुप्तचर का काम करे, उसे गृहपति। व्यापारी, यानी व्यापारी के वेश में अगर गुप्तचर गतिविधियों का पता लगाए तो उसे व्यापारी। तापस, तपस्वी के वेश में रहते हुए अगर गुप्तचर व्यवस्था का काम करे तो उसे तापस गुप्तचर कहते हैं। इसके बाद में आता है युद्ध। मनुस्मृति में दो प्रकार के युद्ध बताए, एक धर्म युद्ध और दूसरा कूट युद्ध। धर्म युद्ध जिसमें युद्ध के समस्त नैतिक नियमों का पालन किया जाए, इसमें किसी प्रकार के छल कपट का सहारा नहीं लिया जाए, वो धर्म युद्ध। कूट युद्ध, जिन युद्धों में नैतिक नियमों की अवहेलना करते हुए अनेक छल कपट के सहारा लिया जाए, जैसे शत्रु को पीड़ित करने के लिए उसको चारों ओर से घेर लेना, उसके अन्न घास इनको जला देना, नष्ट कर देना, शत्रु की नहर कुछ आदि को नष्ट किए जाना, शत्रु पक्ष के सेनापति मंत्रियों को लालच देकर अपनी ओर मिला लेना। तो यानी कि युद्ध के नैतिक नियमों को, इसके अलावा जैसे सोए हुए व्यक्तियों पर हमला करना और अनेक जिसमें छल कपट विष औषधि का प्रयोग किया जाता है, उसको कूट युद्ध कहा जाता है। मनु ने मनुस्मृति में बताया है कि धर्म युद्ध, जिसमें युद्ध के नैतिक नियमों का पालन किया जाए, जिसमें बिल्कुल छल कपट का सहारा नहीं लेना, जिस पे असहायक सैनिकों पर प्रहार नहीं किया जाए, सूर्यास्त के बाद में युद्ध की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। तो इस प्रकार ये था धर्म युद्ध और कूट युद्ध, जिसमें छल कपट, असहाय सैनिकों पर, शत्रु पक्ष की संपत्तियों को नष्ट करना, शत्रु पक्ष के सेनापतियों को अपनी ओर लालच देकर मिलाना, ये थे कूट युद्ध। तो ये आज हम लोग मनुष्य के परराष्ट्र नीति की व्यवहारिक स्वरूप के अंतर्गत इन बातों को अगले चैप्टर में, नया चैप्टर लेके